आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? ये है, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 51, 60, 312, 380। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत तथा यूएनओ का समर्थन है, अर्थात यूएन का भी इसमें समर्थन किया गया है। इसको इसमें कुछ और विदेश नीति के आधार स्तंभ के रूप में इसमें स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है दिया कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। भारत में बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या फिर संसद को? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति संसद को है। संविधान का भाग जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। इसी भाग में नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश से संबंधित संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट दिया है एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कोई राज्य है उसमें जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान समय में भारत में कुल जो है 24 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। नेक्स्ट दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 124, 123, 122 या फिर 121? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 124। देखिए संविधान के जो आर्टिकल 124 है इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो 124 का 1 क्लॉज है कि इसके अनुसार है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक इसमें 33+1 के अनधिक अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेंगे। इस तरीके से यानी कि 33 इस समय वर्तमान में न्यायाधीश बनाए गए हैं और 1+34 हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित, भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 11 सदस्य, 10 सदस्य या फिर 5 सदस्य? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी वाले आयोग में। देखिए संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के में आयोग में सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करते हैं। साधारणतः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 11 होती है। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में जो
315 से लेकर के 323 तक में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोक लेखा समिति संसद की एक वित्तीय एवं स्थायी समिति है। इसके सदस्यों की संख्या कितना है? तो 22 होती है। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा, 15 सदस्य किसके? ये लोकसभा के, और 7 सदस्य किसके? ये राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए इसमें है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, भारत में के संविधान में संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन में सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? ये सब संसद को दिया गया है। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, 116, 226 या फिर 249। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 249। भारतीय संविधान के जो 249 संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकता है। देखिए राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 249 एवं अनुच्छेद 312 है, यानी कि इसके अलावा भी एक 312 भी है। ये भी राज्यसभा का एक विशेष अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट दिया है विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? देखिए जो विधान परिषद है वो धन विधेयक पर कितनी देरी कर सकती है? 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यों में भी संसद की तरह धन विधेयक पर निम्न सदन की सर्वोच्चता दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित, एस.एन. सिन्हा, सरोजिनी नायडू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 59, 61, 63 या उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। संविधान के जो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, इसका एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित देनी होती है। जब महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इस आरोप को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को पारित होने की तिथि से पद से हटना पड़ता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। अब राज्यसभा को अनन्य अधिकार है तो क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना या फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को संस्तुतित करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवा में सृजन को संस्तुति करना।
ये किस में है? तो 312 में है, ये आर्टिकल 312 में है। अगला प्रश्न है, दिया है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह धारणा कहलाती है क्या? मर्यादा, पक्षपात, अंतर प्रश्न या बैठ जाना। इसका उत्तर हो जाएगा बैठ जाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष जो है सदन के किसी सदस्य को बोलने से मना करना या बोलने की अनुमति देने की अवधारणा उस सदस्य को बैठने की ओर इंगित करता है। सदन का अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उसी संदर्भ में अन्य सदस्यों को भी उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? 3, 16, 24 या फिर 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में सही नहीं है? तो दिया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर है कि सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, तो ये भी देखिए। फिर है राज्यसभा का विघटन कर सके। देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता, ये विघटन होता ही नहीं है। लोकसभा का विघटन बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे जो कौन संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यसभा के विघटन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा एक जो है अस्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता। नेक्स्ट दिया है कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या वित्त मंत्री के समक्ष। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति संसद की एक अस्थायी सदस्य है जो है इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी 15 + 7 बराबर ये 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, दिया है निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? कौन है जो उपराष्ट्रपति भारत का नहीं था? देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BS शेखावत या फखरुद्दीन अली। तो इसका उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। अन्य उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल सब बताया गया है, जिससे राधाकृष्णन जो थे ये 1992 में ही बने थे उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन जो थे वो थे 1962 में बने थे, और BS शेखावत जो बने थे वो 2002 में बने थे। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन है जो संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है ये संसदीय नियंत्रण की विधि ये बिल्कुल नहीं मानी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये बजट देखो नहीं मानी जाती है, और जो बजट पर बहस है, संसद में प्रश्न पूछना है, किसी विषय पर चर्चा करना है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, इस तरीके ये सारे के सारे तरीके जो है संसद सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है। इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। अगला है, दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद जो है साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पे अनुच्छेद 100 का 3, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 312। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 312 है इसमें नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। इसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट
दिया है निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है। इसमें दिया है कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, कि आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, कि आदेश को वह अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर पारित किया गया है, या फिर आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है। तो यहाँ पे ए बी सी हमको तो ये सब लग रहा है, तो ये सब हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाला भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 1986 के आसपास में बने थे राष्ट्रपति, और उसी समय डाक जो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम विधेयक संदर्भ में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है दिया है निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है? ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, अलेक्जेंड्रोविच और रोनाल्ड वाट्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्टिन के अनुसार भारत में सहकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? दिया है कि किसी विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांगना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। सरकार की निंदा करना, ये भी नहीं है। बजट में कमी लाने का प्रस्ताव, ये भी नहीं है। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो इसका ऑप्शन जो डी है वही सही उत्तर हो जाएगा कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। स्थगन प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सरकार के विरुद्ध इसका पारित होना सरकार की निंदा मानी जाती है, जिसके बाद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। दिया है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? तो दिया है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर वीपी सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी जो थी वो 1970 में के दशक में समर्पित नौकरशाही की बात की थी। उनका विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने मित्रों के पास, फ्रेंड के पास शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।